सुहेल आफरीदी क्यों नहीं मिले होंगे नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के तलबा? सुहेल आफरीदी साहब चूँकि एक नौजवान हैं और नए, वो उनके ऊपर पार्टी का भी असर है और ख़ुद उनके अपने ख्यालात भी हैं। पार्टी की पॉलिसी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े तवील अरसे के बाद ये पॉलिसी तय कर ली है कि अब जो मामलात हैं मोहब्बत से चलेंगे लेकिन गिव एंड टेक पे चलेंगे। एक कदम आप बढ़ेंगे, दो कदम पीटीआई बढ़ेगी। पीटीआई ने शर्त रखी हुई है कि वो एक कदम हम चल के यहाँ पे खड़े हैं, अब हमारी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से। खान साहब ने चूंकि मना कर दिया कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से राबते नहीं करने, किसी ने भी नहीं करने, तो अब वो उस पर मिनोअन अमल कर रहे हैं। वर्किंग रिलेशनशिप तो रहना चाहिए, ये इस तरह इतना लिटरली उस पर अमल कर लेना, मुझे सुहेल आफरीदी साहब वहाँ पे चले जाना चाहिए था। वर्किंग रिलेशनशिप नहीं, उससे आगे आप पीटीआई के तजुर्बे से बात करें ना, ये देखें कि वर्किंग रिलेशनशिप कब से नहीं, 8 फरवरी 2024 के बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो काफ़ी फरमाबरदारी का सबूत दिया और वर्किंग रिलेशनशिप, बल्कि उन्होंने तो यूँ कहिए कि रिलेशनशिप कायम कर ली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। सुहेल आफरीदी जब से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तनाव मुसलसल बढ़ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में शायद ये तनाव मज़ीद बढ़ भी सकता है। खान साहब के जो ट्वीट्स हैं वो भी मुसलसल सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उनका एक ट्वीट सामने आया। आज नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के तलबा पेशावर में मौजूद थे लेकिन सुहेल आफरीदी उनसे नहीं मिले और कहा यह जा रहा है कि सुहेल आफरीदी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का इस बारे में ये कहना था कि ये पश्तून रिवायात के बिल्कुल बरखिलाफ़ है और ना सिर्फ ये कि उन्हें मिलना चाहिए था बल्कि इसके अलावा उन्होंने कुछ और शिकायत भी की। उस पर आज हम गुफ्तगू कर लेते हैं। हबीब साहब, सुहेल आफरीदी क्यों नहीं मिले होंगे नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के तलबा से? क्या एक तो ये है कि ये तलबा नहीं शुरका है। हाँ। उसकी वजह ये है कि ये आमतौर पर वर्कशॉप उन लोगों के लिए होती है जो पहले से किसी न किसी शोबे में हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सहाफ़ी हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सियासतदान हैं। वो पहले से किसी न किसी शोबे में अपना नाम पैदा कर चुके हैं। टीवी चैनल के लोग हैं, मालकान हैं, तो उसमें वहाँ चले जाते हैं। तो उसमें एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि ये वर्कशॉप बड़ी ज़बरदस्त है। ये इसमें से बड़े बड़े लोग निकले हैं और इसमें मिसाल के तौर पे अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी इन्हीं वर्कशॉप्स में दरियाफ्त हुए थे। अच्छा जी, तो अब आप समझ सकती हैं कि इस तरह की वर्कशॉप में हिस्सा लेने का क्या फ़ायदा है और फिर जो लोग हैं वो अज़मत की कितनी मनाजिल कितनी जल्दी तय कर लेते हैं। तो ये एक समझिए कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी बड़े हीरे, बल्कि आप खैर अब मैं क्या अर्ज करूँ, वो भी दरियाफ्त होंगे चंद दिन के बाद। उसकी वजह ये दरियाफ्त हो जाएगी। वो उसकी नहीं, वो उसमें जो वर्कशॉप जो पूरी खत्म हो रही है वो कल्मिनेट होनी है जाके प्रेजेंटेशंस पे। जी अच्छा। तो वो दरियाफ्त पे प्रेजेंटेशंस के बाद तो खैर वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो खैर, तो इस वजह से ये जो शुरका है, ये शुरका सीख ही रहे हैं ना वहाँ पे। जी, ये शुरका सीख तो नहीं रहे, इन्हें सिखाया जा रहा है। अच्छा खैर, तो क्योंकि इस उम्र में जरा सीखना मुश्किल होता है। अच्छा तो फिर जबरदस्ती सिखाया जा रहा है। अब बस आपने जरूरी हर चीज खोलनी, बात खत्म होगी, आगे चलते हैं। अच्छा चले। तो पेशावर में जब ये गए तो आमतौर पे इस तरह के जो शुरका होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे तमाम बड़े, हमारी फौज का सिस्टम कैसे काम करता है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया, वो कैसे काम करती है, तो वहाँ पे इन लोगों को ले जाया जाता है, वहाँ पे इंटरेक्शन होता है, लोगों से बातचीत होती है। तो अब इन्होंने पेशावर जाना था, तो पेशावर में भी ज़ाहिर है कोर कमांडर हाउस जो है या उनका जो भी ऑफिस है या उनके अरेंजमेंट के तहत ये वहाँ जाते हैं। जब वहाँ गए तो वहाँ पे आम तौर पे ये माजी में रहा है कि जो वज़ीर आला हैं वो भी मिलते हैं और कोर कमांडर के साथ मिलते हैं। अब प्रॉब्लम ये बन चुका है कि सुहेल तनवीर, माफ़ कीजिएगा, सुहेल आफरीदी, सुहेल तनवीर से लगता है आपको कुछ खास मोहब्बत है। बॉलिंग एक्शन मुझे लगता है पसंद है। सुहेल आफरीदी साहब चूँकि एक नौजवान है और नए, वो उनके ऊपर पार्टी का भी असर है और ख़ुद उनके अपने ख्यालात भी हैं। पार्टी की पॉलिसी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े तवील अरसे के बाद ये पॉलिसी तय कर ली है कि अब जो मामलात हैं वो मोहब्बत से चलेंगे लेकिन गिव एंड टेक पे चलेंगे। एक कदम आप बढ़ेंगे, दो कदम पीटीआई बढ़ेगी। तो पीटीआई ने शर्त रखी हुई है कि वो एक कदम हम चल के यहाँ पे खड़े हैं, अब हमारी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से। जी।
सुहेल आफरीदी साहब उनसे मिलेंगे, अडयाला जेल जाके उनसे कुछ मुशावरत करेंगे, पॉलिसी तय करेंगे और उसके बाद बाहर आके वो काबीना भी बनाएंगे और सारे लोगों को लेके साथ चलेंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि बड़ी मारूफ बात है वो, तो अब तो उन्होंने बात ही पूछ के बताता हूँ, तो उन्होंने पूछ के अभी तक बताया ही नहीं है। हाँ। शहबाज शरीफ साहब ने जब उन्होंने पूछ के नहीं बताया तो सुहेल तनवीर साहब अब वहीं, सुहेल आफरीदी साहब वहीं पे खड़े हुए। अब सुहेल आफरीदी साहब ये कहते हैं कि जनाब आप बताएं कब करना है। फिर इसके साथ अब सुहेल आफरीदी साहब की ये जो रवैया है सुहेल आफरीदी साहब का, ये कुछ पसंद नहीं आ रहा आसमानों को। अच्छा। उसके नतीजे में आसमान से कभी कोई शहाब साकिब टूट के पड़ता है, कभी कोई उन्हें, वो जिसे कहते हैं कि अगर तुम करीब आए तो तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे, तो वो कुछ इस तरह की बात हो रही है। अब जब वहाँ से शहाब साकिब भी आ रहे हैं, अगर कोई बादल भी है तो वो तेज़ाबी बारिश वाला है, तो फिर सुहेल आफरीदी साहब भी तो नौजवान भी हैं और फिर कबायली भी हैं, उनके साथ जहाँ पख्तून रिवायात हैं वहाँ उनके अपने ख्यालात और नज़रियात भी हैं, पख्तूनख्वन भी है, तो फिर वो पख्तूनख्वन भी है तो वो भी जोश मारता है। तो अब उन्होंने कहा जी कि मैं किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लूँगा ता वक्त है कि मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से ना हो जाए। तो ये जो आज का मामला है, इसको आप उनके साबका मामलात का हिस्सा ही समझें कि वो पहले एक मीटिंग हुई उसमें भी नहीं गए, फिर एक दो बार मुलाकात की कोशिश हुई वो उसमें भी नहीं गए, और अब भी वो नहीं गए। वो एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब वहाँ से होगी। और आपको बताऊं कि सुहेल आफरीदी साहब अपने मिजाज के बरखिलाफ, ज़ाहिर है वज़ीर आला बन गए हैं तो वो एक मिजाज में एक ठहराव तो लाना ही पड़ता है, मिजाज के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त बातें सुन के भी जज्ब कर जाते हैं। अच्छा जी, ये हालांकि उनकी पहली तकरीर से वैसे ऐसा लगा नहीं था कि वो, देखिए वो वहीं पे जवाब तो हो जाता है लेकिन वो उसको बाहर नहीं लाते, यानी जो कुछ उन्हें कहा जाता है वो बाहर नहीं लाते। अच्छा, वैसे उन्होंने एक बात तो की थी कि इस वक्त मुझे नाकाम करने के 100 तरीके के बयानिए पर बड़ी शद्दोमत से काम शुरू हो चुका है। चलिए वो तो होता रहे, वो तो हर एक का हक है ना, इस पे तो कोई परेशानी नहीं है कि भाई सुहेल आफरीदी को काम नहीं आता, ये नहीं आता, ये तो पॉलिटिकल बातें है ना, आप करते रहे जो मर्जी करता रहे। सख्त बातों से फिर आपकी क्या मुराद है? बस मेरी मुराद नहीं है, जिनकी मुराद होती है उन्हें पता है। लेकिन सर गंडापुर साहब का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, ये जो कोर कमांडर साहब हैं उमर बुखारी साहब, इनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप, और उन्हीं के थ्रू एक जो मीटिंग हुई थी, अब तो इट्स ओपन नाउ, वो चीफ साहब से भी जो हुई थी, जिसमें 2-3 और भी सीनियर लोग मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब भी थे, और उन्हीं के थ्रू फिर वो बैरिस्टर गौहर के साथ और फिर मामला कुछ चले, जो भी मामला हुआ, खान साहब ने चूंकि मना कर दिया कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से राबते नहीं करने, किसी ने भी नहीं करने, तो अब वो उस पर मिनोअन अमल कर रहे हैं। बट ये वो वाला एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो कोर कमांडर पेशावर है कि ये कहीं ISI में बात नहीं कर रहे या कुछ ऐसे फैसला साज है। ये तो एक वर्किंग रिलेशनशिप तो रहना चाहिए। इस तरह इतना लिटरली उस पर अमल कर लेना, मुझे सुहेल आफरीदी साहब वहाँ पे चले जाना चाहिए था उनको। देखिए वजह लग रही है तो मुझे नहीं पता। वर्किंग रिलेशनशिप नहीं, उससे आगे आप PTI के तजर्बे से बात करें ना, आप ये देखें कि वर्किंग रिलेशनशिप कब से नहीं है। 8 फरवरी 2024 के बाद वो तो है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो काफ़ी फरमाबरदारी का सबूत दिया, और वर्किंग रिलेशनशिप, बल्कि उन्होंने तो यूँ कहिए कि रिलेशनशिप कायम कर ली थी। हाँ वो ये बात ठीक है ना। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसके नताइज नहीं निकले ना। जब आप, ये सियासत है मेरे भाई, लेकिन नताइज जहाँ से तो निकलने भी नहीं थे। ऐसे भाई, ऐसे नहीं मसला होता ना। जब आप सियासत में एक पोजीशन लेते हैं तो फिर उसके बारे में फिर ये आपको, फिर उससे करीब भी नहीं जाया जाता, ये मजबूरी बन जाती है भाई। और ये जो अली अमीन गंडापुर साहब जो नहीं कर सके, वो बार बार चिल्लाते रहे, रोते रहे, कहते रहे, कायल करने की कोशिशें करते रहे, नहीं हुए ना। सब लोगों से मिलकर देख लिया ना उन्होंने। तो अब फिर ये तय पाया है कि अब जो भी मुलाकात होगी वो पब्लिकली होगी, और उस वक्त होगी जब इमरान खान साहब 2 चीज़ें सर इसमें हो चुकी होगी। फिर वही जहाँ से स्टार्ट बात हुई थी, तनाव, ज़ाहिर है अब वो एक नेचुरल नतीजा भी है,
وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کل جو فیلڈ مارشل صاحب وہاں پہ فرما رہے تھے اور کہ مطلب ماں جو ہے وہ بیہیویئر ٹھیک کرنے کے لیے لگا دیتی ہے اور سارا کچھ. آج یہاں پہ ایک انکوائری کی بات ہوئی ہے, جب وہ نہیں آئے, اس وجہ سے نہیں کہ وہ نہیں آئے تو شاید اس وجہ سے ہو گئی ہے, یہ بھی ممکن ہے, لیکن وہاں پہ جو شرکا تھے ان کے ساتھ ایک انکوائری کی بات ہوئی, اور انکوائری یہ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے ہی ہے. دیکھیے وہ تو اب وہ کیا کہ مطلب ڈونٹ ڈکٹیٹ اس, میں کوٹ نہیں کر رہا, میں ویسے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ڈونٹ ڈکٹیٹ اس. یہ گیو اینڈ ٹیک جو ہے یہ طریقے سے ہمیں نہیں ڈکٹیٹ کرنا کہ ہم نے یہ کر دیا اب یوں کریں, ہم اپنے ٹائم فریم کے مطابق کریں گے اور یہ سب معاملہ ہوگا. اور پھر اس میں یہ کہ جناب بس ٹھیک ہے ہمارا بھی صبر جواب دے گیا ابھی سے ہی, تو یہ بھی ممکن ہے کہ جناب ہم آپ کو ہٹوا دیں یہاں سے. تو ہٹ جانا بھائی, اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ نہیں مسئلہ ہے نا سر, اس میں مسئلہ ہے, اس میں یہ پاکستان کا بہت بڑا ایک صوبہ ہے, تو فرنٹ لائن صوبہ ہے دہشت گردی کے خلاف, جہاں پہ یہ تو ہم آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ایک راستہ ہے. ایک کہتا ہے میں یہاں پہ غلط نہیں کہہ رہا سہیل آفریدی صاحب کو یا ان کو ٹھیک نہیں کہہ رہا, وہ بات نہیں ہو رہی. ہم تو صرف سچویشن کا معاملہ جائزہ لیں اور رپورٹ کر رہے ہیں کہ معاملہ یوں ہے تو آگے کیا معاملے بنتے رہتے ہیں. سچویشن جو ہے وہ تلخ سے تلخ تر ہوتی جائے گی. سہیل آفریدی صاحب کو باجوہ صاحب جب بنایا جا رہا تھا سی ایم, جب ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا, تو اس وقت سب لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ایک ہی بات کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اب جس راستے پہ چل پڑی ہے اس کے نتیجے میں تلخی بڑھے گی اور پاکستان تحریک انصاف اس کی پرواہ نہیں کرے گی. یہ یہیں پہ بیٹھ کے میں نے بھی عرض کیا تھا, آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ناکامی کے اسباب کیا رہے بطور وزیر اعلیٰ, نہیں پولیٹیکل. اچھا, اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک فل سرکل گھوم کے, پورا دائرہ گھوم کے, تمام لوگوں کے پاس جا کے جب دیکھا کہ کوئی بات نہیں بن رہی, تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے یکا یک سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں کہا کہ جناب یہ وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور پھر آپ دیکھیں کہ جس تیزی سے بات آگے بڑھی. اب سہیل آفریدی صاحب, خدا نہ کرے کہ جو اس وقت کسی طور پہ عجیب سی بات ہے کہ ابھی سے ایمیننٹ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہاں پہ سوچ یہ والی ہے کہ اچھا میرا نہیں مانا تو پھر میں یہ کر دوں گا. سہیل آفریدی صاحب خدا نہ خواستہ ان کے بعد جو ہوں گے وہی جنید اکبر صاحب والی بات. سہیل آفریدی صاحب کو حکومت کی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی بڑے ہوئے ناخن کو کاٹتے ہوئے. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ بات وہ خود بھی کہتے ہیں. اچھا, یہ سہیل آفریدی تک ہی محدود نہیں ہے, یہ پوری پاکستان تحریک انصاف کے اندر اتفاق رائے ہو چکا ہے. وہ ہم نے دیکھ بھی لیا کہ اب ہمیں اتنی بھی پرواہ نہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے فوراً دیے گئے, لہٰذا آپ چھین لینے کی دھمکی تو اسے ہی دے سکتے ہیں نا جس کو کوئی چیز عزیز ہو. صحیح بات. اچھا حبیب صاحب, اگر تو اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے, اس سچویشن کو زیادہ گہرا نہیں کرنا, اس کو بڑھانا نہیں ہے. ملاقات اگر ہو جائے خان صاحب سے تو پھر سچویشن کیا ایک نرمی پیدا ہو جائے گی, دونوں طرف پیدا ہو جائے گی. اچھا, بالکل نرمی پیدا ہو جائے گی. سیاستدان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, سیاستدان اپنے لوگوں سے ووٹ لے کے آیا ہوا ہوتا ہے اور سیاستدان نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. سہیل آفریدی صاحب جب جیتے ہیں الیکشن تو وہ ایک ہی بات پہ جیتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ووٹ ہے یہ عمران خان کی رہائی کا سبب بنے گا, اور یا میں عمران خان کا مینڈیٹ آگے لے کے چلوں گا. اب جب اسی سے آپ نہیں ملنے دیں گے تو وہ بیچارے اپنے حلقے میں جا کے منہ کیا دکھائیں گے سیاستدان. اور یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس کے کارکن, ایون جو ان کے سپورٹر ہیں, وہ آہستہ آہستہ ان کی توقعات دم توڑتی چلی جا رہی ہیں. اور قطع نظر اس کے حبیب صاحب کے اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے کیا معاملات ہیں, اس وقت صوبے کو کابینہ کی ضرورت ہے. بہت سارے اہم پالیسی میٹرز ہیں جن پر عمل نہیں ہو پا رہا کیونکہ کابینہ نہیں ہے. کابینہ بالکل بننی چاہیے, اور وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ ایک عارضی کابینہ بن بھی جائے گی, لیکن اصلی کابینہ, حتمی کابینہ, خیبر پختونخوا کی پالیسی, صوبائی حکومت کی پالیسی, پاکستان تحریک انصاف آگے کیا کرنے جا رہی ہے, یہ اسی وقت طے ہوگا جب ان کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف اپنی عوامی رابطہ مہم بھی شروع کرنے والی ہے, اور اس کے لیے اب طے پا رہا ہے کہ کراچی یا حیدرآباد میں سے کون سی جگہ پہلے ہو, لیکن گمان غالب ہے. کیا انتخاب ہے؟ سندھ گمان غالب نہیں, وہ پہلے شاید کوئٹہ سے شروع ہوگا.
اچھا गुमान गालिब है कि वो हैदराबाद से शुरू होगी, सिंध में, अच्छा और जो फिर कोयटा से बात आगे बढ़ेगी, तो कोयटा हैदराबाद कराची या कोयटा कराची हैदराबाद, और इसके बाद फिर मामलात आगे बढ़ते चले जाएंगे. टू मेक अ पॉइंट दैट वी आर नॉट स्टार्टिंग इट फ्रॉम वेयर आवर गवर्नमेंट इज, कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है केपी से शुरू होती थी तो ये कहा जाता था यहाँ तो अपनी हुकूमत है. मैं आपको अर्ज करूं, मुझसे थोड़ी सी गलती होगी, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं. गलती तो नहीं है, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी इससे. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो सब कुछ करेगी. ठीक है, ठीक है. अच्छा हबीब साहब, एक और चीज़, सुहेल आफरीदी साहब वाला मामला ज़ाहिर सी बात है खान साहब से मुलाकात से मशरूत है कि जब वो मुलाकात हो जाएगी तो बाकी मामलात में वो भी शायद कुछ आगे बढ़ेंगे. महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से दरख्वास्त जमा हो चुकी है. अपोजिशन के अक्सरियती अरकान ने उनके हवाले से साइन भी कर दिए हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये प्रोसेस शायद इसमें रोड़े अटकाए जाएंगे क्योंकि महमूद खान अचकज़ई काबिल कबूल नहीं हैं. महमूद खान अचकज़ई की इज़्ज़त में जब आप उन्हें अपोजिशन लीडर बना देंगे तो कोई इजाफा नहीं होगा. महमूद खान अचकज़ई अपनी सियासत दुनिया के सामने रख चुके हैं. उन्हें इस ओहदे की कतन कोई ज़रूरत नहीं है. इस ओहदे को उनसे ज़रूर कुछ तौक़ीर मिल जाएगी. तो लिहाजा अचकज़ई साहब के रास्ते में रोड़े अटकाने हैं. तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं है और अचकज़ई साहब को भी परवाह नहीं है. ठीक बात है. वो तो ये कह रहे हैं अटका ले रोड़े. ठीक. और ये कि ये आप नहीं ये है बात समझ नहीं रहे, जो सिस्टम के अंदर लोग बैठे हैं वो ये समझ नहीं रहे कि ये करने क्या जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. क्या करने जा रही है ये वो भी समझ रहे हैं ना कुछ. अब सब मैं क्यों समझाऊं. कोई थोड़ा सा इशारा तो दे देना कि क्या करने, मतलब क्या ही कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. हर तरफ से दबाई जा रही है, हर तरफ से मेन रहनुमा जेलों में पड़े हैं, उसका जो मेन लीडर है, चेयरमैन है असल, वो जेल में बैठा है, और क्या ही कर लेगी. हर तरफ से तो मार पड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को. चलिए मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ. जब हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो उसमें गांधी जी का तरीक़ाकार क्या था. एहतजाज ही था और अहिंसा, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट. एहतजाज था, मार खाना था. हाँ था, बिल्कुल. एहतजाज था, मार खाना था, जेल जाना था, फिर एहतजाज था, फिर मार खाना था. और अब तो वैसे ही हार्ड स्टेट है. हार्ड स्टेट में तो मार पड़ना एक आम सी बात है. ठीक है, चले ऐसे सही, ऐसे सही. बस बहरहाल मैंने आपको बता दिया. यानी आप कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार खाने के लिए तैयार है. बिल्कुल मार खाने के लिए तैयार. नहीं खा ही रहे हैं ना ऑलरेडी. खा रहे हैं ना. स्ट्रगल तो करनी है ना. देखिए पहले वो मार खाते थे तो उन्हें तकलीफ होती थी. अब वो कहते हैं कि हाँ मारें. अच्छा, अब वो मार खाएंगे तो तकलीफ कहीं और होगी. नहीं वो कहते हैं मारें, बिस्मिल्लाह जी, आप मार सकते हैं आप. अच्छा, वो लतीफ़ा हो गया एक. केपी से मुझे अभी याद आया, तलाल चौधरी साहब, वो उस दिन हम बात कर रहे थे कि ये इन्हें कायदे आज़म याद आएंगे बड़ी जल्दी जी. वो एक दिन लग गया लेकिन आ गए उन्हें याद. हाँ, वो कोयटा में जो उन्होंने सिविल सर्वेंट से स्पीच की थी, उन्होंने कहा किसी अफसर पर वो हुक्म बाइंडिंग नहीं है जो आईन और कानून के मुताबिक नहीं. सिर्फ ये कहना भूल गए हैं कि केपी में ये कहना भूल गए केपी में, बाकी जगह पे वो कर सकते हैं. आईन और कानून के खिलाफ जो भी है अब वो हुक्म. सादा सी बात है. मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को अब जो डंडे की मार है उससे फूल की छड़ी की मार लगेगी. अच्छा. हाँ. और ये जो आप हबीब साहब बता रहे हैं जलसों का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये आसानी से हो जाएंगे. बिल्कुल होंगे, आपके सामने होंगे. अच्छा. हाँ, आप देखेंगे भाई. अब उन्हें ये परवाह ही नहीं रही जब कि जलसा नहीं मिलेगा, नहीं इजाजत ना दे, हम जलसा नहीं करेंगे. देखिए आपने एक जमात को दीवार के साथ लगा दिया. जब वो दीवार के साथ लग गई है तो इससे पीछे तो जा नहीं सकती. ये एटीट्यूड तो और तंग करेगा हबीब साहब. बिल्कुल नहीं करेगा. नहीं तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को नहीं, कुछ काम जो है वो तहरीक इंसाफ को खुद ही करने दें. इससे ज्यादा हम नहीं कुछ बता सकते, क्योंकि मैं ना दीवार के साथ लगना पसंद करता हूँ ना मार खाना पसंद करता हूँ, ना दीवार में चुना जाना पसंद करता हूँ. भाई तहरीक इंसाफ लगी हुई है तो लगी रहे. मैं तो बता रहा हूँ एक रिपोर्टर के तौर पे कि ये हो रहा है. फेयर एनफ हबीब साहब, हम में से कोई भी दीवार से लगना या मार खाना पसंद नहीं करेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस. हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.